दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी खेल चल रहा है जिसकी गूंज सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले दिनों की पूरी राजनीति पर पड़ सकता है। एक तरफ मोदी सरकार संसद में बड़े और बेहद महत्वपूर्ण बिलों को लेकर के आगे बढ़ाने की तैयारियों में दिखाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों और क्षेत्रीय पार्टियों को साधने की कोशिशें चल रही थी। कहीं बैठकें हो रही थी, कहीं नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशें हो रही थी, कहीं टूटे हुए गुटों को अपने साथ लाने की वकायदा चल रही थी और कहीं बहुमत का गणित बैठाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच दक्षिण भारत से एक ऐसा बयान आया है जिसने दिल्ली के सियासी समीकरणों को फिर से उलझा दिया है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने परिसीमन को लेकर के साफ संदेश दे दिया है कि उनकी पार्टी अपने पुराने स्टैंड से पीछे हटने वाली में से नहीं है। यानी सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं है, सवाल अब यह है कि अगर सरकार के पास जरूरी समर्थन नहीं है तो क्या मोदी सरकार इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई संसद के अंदर लेकर के जाएगी? क्या सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर पीछे हट रही है? क्या बहुमत का गणित सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के सरकार की उस रणनीति को रोक दिया है जिसे लेकर के पिछले कई महीनों से सियासी तैयारियां चल रही थी? आज की पूरी रिपोर्ट इसी पर है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। दोस्तों, सबसे पहले पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मामला है परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े राजनीतिक समीकरणों का। परिसीमन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और उनके प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण। भारत में जब जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्गठन की बात होती है तो यह सिर्फ चुनावी नक्शे को बदलने का मामला नहीं होता है, इसका सीधा असर राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल परिसीमन को लेकर के लंबे समय से अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। और यहीं से यह मुद्दा बेहद संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि परिसीमन सीटों पर सिर्फ संख्या का सवाल नहीं होता है, यह सवाल है कि भविष्य की सांसद में जिस राज्य की कितनी राजनीतिक ताकत होती है। और इसी वजह से डीएमके जैसी दल इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक रूप अपना रहे हैं। अब आइए उस घटना पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। डीएमके की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी अपने पुराने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगी। उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कहा गया है कि पार्टी पहले से भी इसका विरोध करती रही है और आगे भी विरोध जारी रहेगा। यानी कांग्रेस से रिश्ता में खटास हो, इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद हो या फिर बीजेपी की तरफ से राजनीतिक संपर्क बढ़ाया जाए, डीएमके का कहना है कि परिसीमन के मुद्दे पर उसका रुख बदलेगा नहीं। यही बयान बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में किसी भी संवैधानिक संशोधन या बड़े विधेयक को पारित करने का किसी के लिए वो इजाजत नहीं है। सिर्फ सरकार का समर्थन पर्याप्त नहीं होता है, जरूरी संख्या जुटाना पड़ती है और जब मामला 2/3 बहुमत जैसे बड़े आंकड़े से जुड़ जाए तो राजनीतिक चुनौती और बड़ी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, परिसीमन को लेकर के दक्षिण भारत के राज्यों की
चिंता आज की नहीं है, तमिलनाडु समेत कई दक्षिणी राज्यों का है कि उन्हें दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को अपनाना पड़ेगा। परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया, लेकिन अगर भविष्य में लोकसभा सीटों का पुनर्विन्यास हो मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर होता है, तो जिन राज्यों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ सकती है। दक्षिणी राज्यों को डर है कि इससे उनकी संसद में मौजूदा राजनीतिक ताकत उपेक्षाकृत कम हो सकती है। यही कारण है कि डीएमके लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। एमके स्टालिन पहले भी परिसीमन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। डीएमके की तरफ से दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक अभियान भी चलाया गया। यानी आज जो बयान सामने आया है उसके पीछे एक लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि मौजूद है, इसलिए इसे सिर्फ तत्कालीन राजनीतिक बयान मानना शायद पूरी तस्वीरें नहीं बताएगा। मुख्य किरदार अब दोस्तों इस पूरे राजनीतिक खेल में कुछ किरदार बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाम है एमके स्टालिन का, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख रूप से स्टालिन परिसीमन के मुद्दे पर अपनी पार्टी की लाइन स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरा नाम है उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने पार्टी के मौजूदा रुख को दोहराते हुए संदेश दिया है कि परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके अपने पुराने स्टैंड से पीछे हटने वाली नहीं है। तीसरा नाम है अमित शाह, जो केंद्र सरकार के गिने जाने वाले जो अमित शाह हैं उनके लिए संसद में जरूरी समर्थन जुटाना किसी भी बड़े संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। और चौथा नाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि आखिर सरकार के किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले का असर सीधे नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक छवि और रणनीति पर पड़ता है। इसके अलावा ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से अलग हुए सांसदों का रुख भी राजनीतिक गणित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बयान की। डीएमके की तरफ से कहा जा रहा है कि परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी पहले भी विरोध करती रही और आगे भी विरोध करेगी और वो करना उसका जायज है। मतलब सीधी भाषा में समझिए, अगर कोई राजनीतिक दल आज किसी मुद्दे पर विरोध कर रहा है और कल भी वही विरोध जारी रहेगा तो भाई ये बात करता है तो उसके रुख में फिलहाल बदलाव दिखाई नहीं देता है, यह संभावना व्यक्त करता है। यही बात बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर सरकार किसी बड़े बिल को संसद में लाना चाहती है तो उसे सिर्फ बिल पेश करने की जरूरत नहीं होगी, उसे पारित भी करना होगा। और यहीं पर नंबर गेम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। विरोध दूसरा पक्ष बीजेपी का अपना तर्क, लेकिन दोस्तों यहां दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार और बीजेपी की तरफ से परिसीमन को लेकर के अलग राजनीतिक और संवैधानिक तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और सीटों का पुनर्गठन संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मामला आरक्षण की बात करें तो सरकार लंबे समय से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को एक बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है। यानी सरकार की तरफ से इसे महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा जा रहा है। लेकिन विपक्षी दलों की चिंता अलग है। विपक्षी का सवाल है कि अगर महिला आरक्षण और परिसीमन को एक दूसरे से जोड़ करके लागू किया जाता है तो इसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे। दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना बदलेगा, राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का संतुलन किस तरह प्रभाव होगा और क्या मौजूदा राजनीतिक समीकरण भविष्य में पूरी तरह बदल सकते हैं। यही वजह है कि यह मामला इतना संवेदनशील है। असली सवाल अब दोस्तों यहीं से इस पूरे कहानी का असली सवाल शुरू हो जाता है। सरकार का पक्ष इसके
उलट हो जाता है, जबकि वह कह सकती है कि व्यापक सहमति के बिना इतने बड़े संवैधानिक बदलाव को जल्दबाजी में आगे बढ़ावा उचित नहीं मानी जाती है। यानी दोनों पक्षों में अपनी अपनी राजनीतिक कहानी जनता के सामने रखेंगे, लेकिन अगर सरकार बिल लाती है और वह सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाता है तो राजनीतिक नुकसान ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि तब विपक्ष को लेकर के सरकार को घेरने का सीधा मौका मिलेगा। वह सवाल उठाएगा कि जब संख्या नहीं थी तो बिल लाया ही क्यों गया, और अगर बिल गिर गया तो क्या यह सरकार की रणनीति हार मान जाएगी। दोस्तों, अब महिला आरक्षण की बात भी समझिए। महिला आरक्षण भारतीय रणनीति का बेहद बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांगे लंबी समय से चल रही है, आप सब तो जानते ही हैं। और लेकिन इसके साथ परिसीमन का भी सवाल जुड़ने के बाद मामला और जटिल हो गया है। और क्योंकि अगर सीटों का पुनर्गठन होता है और उसी आधार पर आरक्षण का नया ढांचा बनता है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पूरी तस्वीरें बदल सकती है। अब दोस्तों, यही कारण है कि विपक्ष और क्षेत्रीय दल इसके समय प्रक्रिया रहते हुए क्या प्रभाव लेकर के आते हैं, क्या लेकर के नहीं आते हैं, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।